गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू हम लोग कूलॉम्स लॉ से फाइंड करते थे। लेकिन क्योंकि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कूलॉम्स लॉ से तो ये पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू का फोर्स लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि फोर्स की वैल्यू तो पता चल जाएगी, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। उस फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए क्या आया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। मींस वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि उस फार्मूले से हम फोर्स की वैल्यू, और जब वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तो इससे उस फोर्स की डायरेक्शन भी हम लोगों को पता चल जाएगी। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। ये मान लेते हैं ओरिजिन है वो एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। यहां पर दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। और ये जो दोनों चार्ज हैं इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, चार्ज Q1 की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं वेक्टर R1, और जो Q2 है उसकी मान लेते हैं यहां से डिस्टेंस है वेक्टर R2। ओके, दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और O से Q1 मतलब ओरिजिन से जो चार्ज Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर, जब डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के रूप में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में दिखाते हैं तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको R वेक्टर R से डिनोट करते हैं। जब भी वेक्टर R आए तो समझिए वहां पर क्या किया गया है, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के रूप में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिया गया। तो Q1 की डिस्टेंस R1 और Q2 की डिस्टेंस क्या है, R2। अब हमने पढ़ा है कि अब यहां पर क्या हो गया, दो चार्ज हो गए Q1 और Q2, और हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से सिचुएटेड हो तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। मींस Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पर। मान लेते हैं Q1 पर जो Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है इसकी वैल्यू मान लेते हैं F12 मींस फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ऐसे जो Q2 पर Q1 से फोर्स लगेगा इसको हम लिख सकते हैं F21। F12 और F2 का मतलब क्लियर समझ लीजिए। वेक्टर F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, चलिए हम लोगों ने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R स्क्वायर। यही जो कूलॉम्स लॉ है इसको हम F12 के लिए अप्लाई करेंगे। मींस वेक्टर F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज। F12 इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R स्क्वायर। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, 1 पर सेकंड, मतलब जो चार्ज 1 है उस पर सेकंड क्या कर जाएगा। मींस अगर Q1 के पास Q2 रख दे तो Q2 Q1 को किधर की तरफ रिपल करेगा। तो अगर फोर्स है Q1 टू Q2 मतलब Q2 Q1 पर क्या इफेक्ट आएगा, तो जो Q2 होगा वो Q1 को क्या करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, Q1 चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का है और Q2 भी पॉजिटिव नेचर का है,
इसलिए Q2 Q1 को रिपेल करेगा इधर की तरफ। ओके, क्लियर हो रहा है सबको? Q1 पर Q2 क्या इफेक्ट आएगा? F12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, मींस Q1 पर Q2 क्या इफेक्ट आएगा? तो Q1 को Q2 क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 किधर आएगा? इधर की तरफ। मींस जो F12 की डायरेक्शन है वो सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज से फर्स्ट, क्योंकि जब रिपेल करेगा तो इधर इधर भटकेगा इधर, तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी Q2 से Q1 की तरफ, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं R21, मींस सेकंड से फर्स्ट की ओर जो डायरेक्शन होगी वही। क्लियर है? अब इसको थोड़ा हम लोग और सिंपलीफाई कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है यूनिट वेक्टर के बारे में कि कोई अगर यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर E, या ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर R। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर R इक्वल टू लिखते हैं R कैप इनटू मॉड ऑफ वेक्टर R। वेक्टर R है क्या है? एक अगर यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर R इक्वल टू R कैप, इसका मैग्नीट्यूड सॉरी R कैप हो गया यूनिट वेक्टर, और ये क्या हो गया? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब R कैप इक्वल टू क्या हो गया? R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R कहा जाएगा। ठीक है, अब R कैप की ही वैल्यू अगर R12 के लिए लिखें, सो R21 कैप, अगर ये वेक्टर R कैप जो हमने लिखा है इसको R21 के रूप में लिखें तो R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन R। अब यही R21 की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग ये जो दोनों वेक्टर है इससे R21 कैप की जो वैल्यू है यहां पर, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और R21 के साथ क्या लिखेंगे? इनटू R21 वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। इसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 R स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा R3 और हो जाएगा R2। ओके, ये हो गया वेक्टर फॉर्म का F12, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज। अगर इसको हम लोग देखें तो इस फार्मूले से तो हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला हम लोग कभी न्यूमेरिकल के लिए नहीं यूज करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे, केवल जब वेक्टर फॉर्म शो करना हो तभी हम लोग इसको लिखेंगे। वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R3, और R21 का मतलब क्या होगा कि इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज। क्लियर? ऐसे ही हम लोग F21 की वैल्यू निकालेंगे। ओके, यहां पर लिख देते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? चार्ज Q2 पर Q1 कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q2 बाई Q2 पर Q1। अब क्या लिखेंगे? तो हम लोग अब फार्मूला लिख देंगे। अब अगर इसको हम लोग लिखें तो जैसे यहाँ F12 लिखा था, क्या लिखा है? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, मतलब लिख सकते हैं F21 वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर
और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मींस Q2 को Q1 क्या है, तो Q1 जो होगा Q2 को भी रिपेल करेगा इधर भी। अब Q2, अब इसके पास Q1 था तो Q2 को Q1 क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा। मींस इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R12। क्लियर। अब जैसे यहां पर हमें R12 को लिखना था, ऐसे R12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, अब R12 को इस्तेमाल करके वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 into Q1 Q2 by R स्क्वायर इंटू R का इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं, R का इक्वल टू वेक्टर R12 अपॉन R। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, R12 का वेक्टर अपॉन वेक्टर R। ओके, नाउ वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 into Q1 Q2 by R स्क्वायर। R में क्या हो जाएगा, R³ इंटू ये हो जाएगा वेक्टर R1। मींस फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज वाला जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू है डायरेक्शन सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज। यहां पर क्या होगा, F21 मींस फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इक्वल टू 1/4πε0 into Q1 Q2 by R³ into R12। अगर इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लें और इसको इक्वेशन थर्ड मान लें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं, बस अंतर क्या है, F12 की डायरेक्शन सेकंड से फर्स्ट की ओर है और F21 की डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है। इसका मतलब क्या हो गया कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड के रूप में तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे ही आपने एक पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या है, F12 और F21 मैग्नीट्यूडिक रूप से तो सेम है, बस इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं F12 का जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसके है, F21 के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन अगर डायरेक्शन देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि F12 और F21 की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, इसलिए हम कह सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। ठीक है, इट शोज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो एग्जाम में कभी बार पूछा जाता है कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन के किस लॉ का एक डिराइव्ड फॉर्म है। तो अगर ये पूछा जाए कि प्रूव करिए कि कूलॉम्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को शो करता है, तब आप क्या करेंगे, एक पूरा यहां से लेके यहां तक लिखेंगे और यहां से आ जाएगा कि जो कूलॉम्स लॉ है ये वेक्टर के न्यूटन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेकिन अगर पूछा जाए कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखिए तो वेक्टर फॉर्म में आप चाहे जो भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिखेंगे तो सही है, ए भी लिखेंगे तो सही है, ए भी लिख दिया तो सही है, ए भी लिख दिया तो सही है। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है तो सिंपल चाहे ए लिखे, ए लिखना है आपको, ए लिखना, दोनों लिखना है F12 F21। तो चाहे ए वाला फॉर्म लिख दीजिए, सॉरी ए वाला वेक्टर F12 इस R टाइप के रूप में दोनों लिख सकते हैं, या फिर अगर इस रूप में नहीं लिखना चाहते, वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते तो ये दोनों लिख सकते हैं। ए लिखिए या ए वाला लिखिए और ए वाला। ओके, तो आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए केवल कि डिफाइन
या राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो आप इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, या फिर इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, इन दोनों को लिखना पड़ेगा। तो चाहे एफ फॉर्म में लिखें चाहे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे आर्ग्यू आ जाएगा और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे आएगा। क्लियर है? तो अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाएगा तो इसको लिखना है, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो पूछेगा प्रूव दैट द कूलॉम्स लॉ शोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर ये आता है तो आपको पूरा यहां तक लिखना है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बाकी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे कल आपको बताया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।